नमस्कार दर्शकों, पब्लिक एक्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक कोचिंग के गुरुजी से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। आइए जानते हैं कि उनका क्या परिचय। सर्वप्रथम मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ इस बात को सिर्फ कहना चाहूँगा दर्शकों से, मैं निराला प्रताप नारायण मिश्र शिव मंगल सिंह सुमन की पल्लवित भूमि से हूँ। अर्थात मेरा जन्म जो है उन्नाव जिले में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की भूमि कानपुर में हुई और अब मैं फिर से उन्नाव जिले में जो है शिक्षा की ओर अग्रसर हूँ। आपकी हिंदी बेहद ही अच्छी है और आप हिंदी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी अच्छी है इसका प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमारा हिंदी के प्रति थोड़ा सा लगाव है और इसी का प्रयोग करते करते आज मैं थोड़ा हिंदी के प्रति हमारा रुझान ज़्यादा हो गया है और यही कारण है कि हिंदी हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छी है तो ये मेरे दर्शक ही बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने अपनी कोचिंग की शुरुआत कब की? देखिए, कोचिंग की शुरुआत तो मुझे भी ठीक से नहीं याद है, लेकिन मुझे शायद कुछ याद है कि जब मैं मैट्रिक्स में था, हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले था, तो उसी समय एक विद्यार्थी ने कहा कि भैया आप मुझे पढ़ाना शुरू करिए, तो मैंने वहाँ से उसको पढ़ाना शुरू किया और वही शायद मेरा पहला स्टूडेंट था और वहीं से मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई थी। आप अपनी कोचिंग के विषय में बताइए कि आपके कोचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कैसे क्या होता है। देखिए, हमारे कोचिंग में लगभग बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं। सभी सुविधाएं का मतलब कुछ कोचिंग जैसे हैं कि जहाँ पर हिंदी विषय नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन मेरा हिंदी के प्रति लगाव है। मैं तो कुछ बैचों में बिना शुल्क लिए ही इनको जो है पूर्ण रूप से संचालित करवाता हूँ। सभी विषयों पर हमारे यहाँ कोचिंग में ध्यान दिया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार अपनी शिक्षा नीति में क्या ऐसा सुधार करे जिससे कि हमारी शिक्षा में सुधार हो सकता है। देखिए, आपने कोचिंग की बात की और सरकार की नीतियों की बात की, तो देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आज कोचिंगें खुल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का परिणाम है, क्योंकि जब सरकार असफल हो जाती है तो उसका बीड़ा हम लोगों को उठाना पड़ता है। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो गए तो हम जो प्राइवेट टीचर उसका बेड़ा उठा रहे हैं, जब आप चिकित्सा के क्षेत्र में फेल हो जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल वाले बेड़ा उठा। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक शिक्षक का कर्तव्य है, समाज अगर विमुख हो रहा है तो उसको जो है एक अच्छे समाज की ओर ले जाए, क्योंकि अच्छा समाज एक शिक्षक ही बना सकता है और सरकार की विफलताएं ही आज कोचिंग का कारण है। कोचिंगें देखिए, कोई किसी की, मैं खुद जिससे मेरा घर चलता है मैं उसके बारे में नहीं बात करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं सरकार आज विफल है। अगर कॉन्वेंट स्कूल जो इस खुले हैं, आज उनका यही कारण है कि सरकार विफल हो गई। सरकारी स्कूलों में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सरकार जो है आज सफल नहीं हो पा रही है। आपका अपने स्टूडेंट के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव दिखता है, तो ऐसा क्या कारण है कि आपको स्टूडेंट भी आपको बहुत चाहते हैं और आप भी स्टूडेंट को बहुत चाहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, स्टूडेंट के प्रति लगाव हमारा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन क्या कारण है मैं इसे ठीक से तो नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट और मुझ में एक शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ एक मित्र का भी रिश्ता होता है। मैं विद्यार्थी के मनोभावों तक पहुंचता हूं कि विद्यार्थी क्या चाहता है, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। यही कारण है कि मैं विद्यार्थी के मनोभावों को समझकर उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं और वही प्रयास करता हूं। यही कारण है कि आज मुझसे जो शिक्षार्थी जो हैं वो कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि आप इंग्लिश का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आप इंग्लिश का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं? देखिए, मैं इंग्लिश भाषा पर बात ही नहीं करना चाहूँगा। वैसे तो आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, मैं इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आई डोंट नो इंग्लिश, हाउ टू लर्न एंड स्पीक राइट इट। तो आप ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप पढ़ने में कैसे थे बचपन में और अब कैसे हैं? तो ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो ये ज़रा आप बता दीजिए। देखिए, आपने क्वालिफिकेशन की बात की, तो क्वालिफिकेशन हमारी जो है वो स्नातक है और मैं इस समय छात्राध्यापक हूँ। छात्राध्यापक का मतलब मैं एक टीचर बनने की प्रक्रिया पर हूँ। टीचर तो मैं वैसे भी पढ़ाता हूँ, लेकिन एक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो टीचर बनूंगा उसका जो है कुछ अलग ही महत्व होता है। और हमारी जो शिक्षा है ये बीएससी मैंने मैथ से और फिजिक्स केमिस्ट्री से की है।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके 10वीं और 12वीं में क्या प्रतिशत था। देखिए 10वीं का प्रतिशत तो हमारा ठीक ठाक रहा, लेकिन 12वीं का उतना अच्छा नहीं रहा। 10वीं में मैंने 90% अंक लेकर अपना जिला टॉप किया था, लेकिन 12वीं में कुछ परिस्थितियां हो गई थी, पढ़ाई नहीं कर पाया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, जिस वजह से 12वीं में मेरे सिर्फ 85%, 85% आ गए। आपका ड्रीम टीचर बनना ही क्यों है? देखिए मेरा ड्रीम टीचर बनना बिल्कुल नहीं, ये मेरे पिताजी का ड्रीम है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए संघर्ष किया उसको सिर्फ मैं जान सकता हूँ, और मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं एक अध्यापक के रूप में कार्य करूँ। तो मैं उसी सपने को लेकर, अपने पिताजी के सपने को लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं पिताजी का सपना पूरा करूंगा, इसके बाद मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा। तो आपके वो 2 एम क्या हैं जो आप हम लोग से छुपा रहे हैं, जरा वो आप खुल के बता सकते हैं? देखिए छुपाने की बात कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक तो मेरा एम आपको पता ही चल चुका है, जो मेरे पिताजी के द्वारा मुझे लक्ष्य दिया गया है, और ये कोई जबरदस्ती नहीं दिया गया है, उनकी इच्छा है, मैं बस उसी को पूरा कर रहा हूँ, तन मन धन से लगा हूँ। और दूसरा एम मैं ये मानता हूँ, उसको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दुनिया जो है वो सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करती है, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ कहूंगा इसके लिए। तो हमारे दर्शकों की ये भी उत्सुकता है कि वो जाने कि हमारे सर जो हैं वो शादी कब करेंगे। देखिए शादी का विचार तो अभी मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अभी हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन जब पिताजी चाहेंगे तो उन्हीं के अनुसार कार्य होगा। तो ये भी जानना चाहते हैं हम लोग कि लव मैरिज करेंगे कि आप अरेंज मैरिज करेंगे, ये भी आप जरा बता दीजिए। देखिए लव मैरिज तो मैं विश्वास नहीं करता, और मेरी होनी भी नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, और जो भी होगा वो पिताजी की इच्छाओं के अनुरूप होगा। और मैं अपने जो शिक्षार्थी हैं या मेरे विद्यार्थी हैं, मैं उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप विवाह करते हैं तो एक घर में माता पिता की इच्छा के अनुसार करें, जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए स्टूडेंट के बारे में कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बेटा आप लोग जो है अंकों के पीछे मत भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, अंक तो झक मार के आएंगे। आप अंकों के पीछे मत भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, अंक तो झक मार के आएंगे, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप समाज में सफल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके जो मार्कशीट है शिक्षित यानी सिर्फ अंकों से भरी है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का अभाव है, तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। तो मैंने आपकी कई वीडियो में देखा है कि आपका संस्कृत में प्रवाह काफी अच्छा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए संस्कृत तो बोलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पढ़ना भी अच्छा लगता है, क्योंकि कारण ये है कि हिंदी और संस्कृत ये आपस में एक दूसरे से मेल रखती हैं, तो इसीलिए संस्कृत का प्रवाह जो है कुछ अच्छा ही होता है। और मैं कभी कभी जब संस्कृत पढ़ता हूँ तो पढ़ते पढ़ते मेरी स्पीड कुछ इतनी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बच्चे कहते हैं भैया क्या मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं क्या। आप साहित्य के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए साहित्य के क्षेत्र में कार्य करना क्या, मैं पहली बात जो हमारे साहित्य के जो कवि हुए, लेखक हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और मैं उन्हीं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखा, बहुत मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, उसका तृतीय सर्ग तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात कुमार विश्वास से मैं इंस्पायर हुआ, तो इन्हीं कवियों की वजह से मेरा थोड़ा साहित्य के प्रति लगाव है। तो आपने रश्मि रथी को पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ पंक्तियां उसकी सुना दीजिए। अच्छा तो देखिए मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जो है पांडवों का संदेशा लेके कौरव पक्ष की ओर जाते हैं, तो वहां पर ऐसे सभा लगी हुई है, सामने पितामह भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन हैं, और कई कौरव पक्ष के महान वीर द्रोणाचार्य वगैरह लोग बैठे हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण उनसे क्या कह रहे हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसका किस प्रकार से वर्णन किया, मैं कुछ पंक्तियां बताता हूँ। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेशा लाए। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए दुर्योधन की बात की जाती है। तो
दुर्योधन से उन्होंने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो भूमि अपनी तमाम। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। फिर क्या हुआ? पांडव पक्ष की ओर श्री कृष्ण ने कहा, हम खुशी से उसी पर खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, यानी हम परिजनों पर तलवार नहीं उठाएंगे। इसके बाद दुर्योधन ने क्या प्रतिक्रिया की, देखिए वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी जब व्यक्ति का विनाश आ जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फिर इसके बाद क्या हुआ? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ 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 दुर्योधन साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये कुछ पंक्तियां थी। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने साहित्य के भी विषय में कार्य किया है, तो उस साहित्य में अगर आपने कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियां हैं आपकी, वो आप हमें बता दीजिए। मेरी लिखी हुई पंक्तियां जी। तो हमारी लिखी हुई पंक्तियां, हाँ मैं सबसे पहले अपनी रचना सुनाना चाहूंगा, जो मैं बहुत छोटा था तब मैंने लिखी थी। तो जैसे वो कुछ हमारे भारत भूमि पर मैंने लिखी थी, वो सुना देता हूँ आपको। भारत भूमि का भाल हिमालय, पूर्वोत्तर में मेघालय, कल कल बहती गंगा यमुना और नर्मदा, कितनी सुंदर यहाँ की वन संपदा, कितनी सुंदर यहाँ की वन संपदा, इस संस्कृति पर हर एक देश फिदा। तो मैंने आपकी YouTube पर कई वीडियो में देखा है कि आप कलम से क्रांति कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, गाय का दूध दूह रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या संबंध है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक किसान पुत्र हूँ और खेतों से मेरा लगाव है। तो मैं हल चलाना भी जानता हूँ, कंप्यूटर चलाना भी जानता हूँ, कलम से क्रांति करना भी जानता हूँ। यानी कहने का मीन्स ये हुआ, मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊँ तो मुझे कभी कोई समस्या ना हो। जैसा कि आपने पीछे कोरोना काल देखा, लोग परेशान हो गए थे, लोगों के पास बिजनेस नहीं बचे थे। तो मैं ये कहता हूँ, आप सभी क्षेत्रों में जाइए और सभी में रुचि रखिए, आप बहुत अच्छे से कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। यही कारण है कि मैं सभी में लगाव रखता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप उन्नाव में फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आप शुरुआत करेंगे, कि आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि ऑफलाइन पढ़ाएंगे, वहाँ पर किस तरह का कार्य करेंगे? देखिए, वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं चलेंगी। वहाँ पर जो है, मैं एक पूरा अपनी लीडरशिप में काम करने वाला हूँ। हमारे जो स्टाफ में कई टीचर होंगे, सब अपने अपने विषय में पारंगत होंगे और उन्हीं विषयों का जो है ज्ञान बच्चों को कराएंगे। और एक कोचिंग नहीं, एक परिवार के रूप में चलेगा, ताकि बच्चों का भविष्य और देश के स्तर को मैं सुधार सकूं। मैंने आपके लोगों में देखा है कि आपके लोगों में भी जय कृष्ण लिखा हुआ है, और आपके सोशल मीडिया में भी मैंने देखा है कि उसमें श्री कृष्ण का भक्तिमय भक्ति रस प्रवाहित होता रहता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, मैं यदुवंशी कुल का हूँ और मेरे कुल देवता हैं, तो मैं उनका ये लगाव है। दूसरी बात, मैं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, किस प्रकार से उन्होंने समाज में एक नायक के रूप में कार्य किया। मैं श्री कृष्ण को भगवान ना मानकर अपना मित्र मानता हूँ। और देखिए, आप तब तक असफल नहीं होते हैं जब तक किसी पर एक अटूट विश्वास रखते हैं। मेरा विश्वास प्रभु पर अटल है। और मैं अभी यहाँ जब आया इसके इंटरव्यू के लिए, तो इसके पहले मैं जेके टेम्पल कानपुर में, यहीं पे पास में ही है, मैं उनके दर्शन प्रभु के करके ही आता हूँ। तो वर्तमान में आप स्टूडेंट के संस्कार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संस्कार, ये आज के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है और इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, आज के माता पिता अपने बच्चों को कार में बैठते देखना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा, अगर वो कार में बैठते हुए देख रहे हैं तो अपने संस्कार को जीवित रखें। यानी सन को अगर कार दे रहे हैं तो उसको संस्कार भी दीजिए। मीन्स, अगर आप संस्कार दे रहे हैं और फिर कार दे रहे हैं तो आपका बेटा सफल होगा, लेकिन बिना संस्कार के आप कार देंगे तो आपको एक दिन इसकी क्षति उठानी पड़ेगी। संस्कार हमारी संस्कृति का पहचान है। यही हमारी संस्कृति को, अगर नहीं इस संस्कार का जो मान मर्यादा रखी जाएगी, तो ये हमारे लिए घातक हो जाएगी। तो इतनी देर से हमारी ये प्रश्नावली चल रही है, तो प्रश्नावली को अब समाप्त करते हैं और हम अपने सर से पूछते हैं कि अगर आपको कोई
जवाब देना हो या अपने दर्शकों को कुछ बताना हो या अपने स्टूडेंट को कुछ बताना हो तो वो बता सकते हैं। देखिए, मैं अपने शिक्षार्थियों को सबसे पहले स्नेह देता हूँ और अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शिक्षार्थी हमारे साथ जुड़े रहे और दर्शक भी जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के सहयोग से ही आज मैं समाज के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, ये आप लोगों का ही सहयोग है, ये आप लोगों से ही है। देखिए, शिक्षार्थी जब तक नहीं होंगे तब तक एक शिक्षक नहीं होगा और शिक्षार्थियों के कारण ही शिक्षक है आज। और शिक्षार्थियों के भविष्य बनाने का जो बेड़ा हम शिक्षक उठा रहे हैं, अगर आप लोग स्नेह रखेंगे और इसी प्रकार से जो है हमारे प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे तो हम जो है ये कहते हैं आप लोगों का अहित जीवन में नहीं होने देंगे और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो इंटरव्यू है ये आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये इंटरव्यू जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये जो कोचिंग है ये बहुत ही आगे तक, बहुत ही एडवांस लेवल तक ये कोचिंग बहुत ही आगे तक जाने वाली है। तो सभी शिक्षार्थियों को मेरा स्नेह और दर्शकों को मेरा प्रणाम।